गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं कक्षा का पार्ट थर्ड का इतिहास का 11वां लेसन विद्रोही और राज 1857 की क्रांति के बारे में हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम थर्ड लेक्चर में विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में जानेंगे। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेज़ों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात को दर्ज करने का मौका मिला। यूँ भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रिए को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ा। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादातर सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही क्या चाहते हैं। एकता की कल्पना 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के समय भारत पर मुगल साम्राज्य स्थापित था, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। इस त्योहारों में अंग्रेज़ों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सहअस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेज द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया। यानी अंग्रेज़ों ने खूब कोशिश की कि हिंदू और मुसलमानों में दोनों के बीच दरार पैदा की जाए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अंग्रेज़ी शासन दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये तक खर्च कर दिए, लेकिन ये उनकी कोशिश नाकामयाब रही। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। यानी विद्रोही ब्रिटिश राज से संबंधित हर चीज़ को खारिज कर रहे थे। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौते का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेज़ों की निंदा की गई। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से लोगों को इस बात पर भी गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने छोटे बड़े भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया था। विदेशी व्यापार ने दस्तकारों बुनकरों को तबाह कर डाला। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाने लगा। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया गया। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे जो अंग्रेज़ों के सत्ता से पहले थी। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। ये व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। ये बात भी कुछ हद तक सही थी कि अंग्रेज भारतीय धर्म का वैज्ञानिक मानते थे, हिंदू धर्म का वैज्ञानिक मानते थे और ईसाई धर्म को एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से ठीक मानते थे, और वो भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। इसलिए जो भारत में धर्म के ठेकेदार थे उनमें ये भ्रम पैदा हो गया कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं और ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेज़ों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था।
कई दफ़ा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों को खत्म करना चाहते थे। इससे हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है। पर यह सोच उनकी घोषणाओं में दिखाई नहीं देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान दिखाई देता है। इसके बाद है वैकल्पिक सत्ता की तलाश। विद्रोही एक वैकल्पिक सत्ता की तलाश कर रहे थे। जिस तरह हमने देखा कि उत्तर भारत में विद्रोह काफ़ी सक्रिय था, दिल्ली, लखनऊ, अवध, तो यहाँ पर एक वैकल्पिक सत्ता की तलाश में थे। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक ये प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं बनाई गई। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं शताब्दी के मुगल जगत से प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीज़ों का प्रतीक बन गया जो उनसे छिन चुकी थी। विद्रोही द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला और वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 के आखिर और 58 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में थी। इसके बाद आता है कि क्रांतिकारियों का दमन कैसे किया गया। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से उत्तर भारत में 1857 की क्रांति का जोर रहा और सबसे अधिक आप देखिए दक्षिण भारत में आपको दिखाई नहीं देता, कहीं भी राजस्थान में दिखाई नहीं देता, पंजाब में दिखाई नहीं देता। उत्तर भारत में दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, यहाँ सबसे अधिक क्रांतिकारियों का प्रभाव रहा है। तो अंग्रेजों ने दमन की कोशिश की और वे सफल भी हुए उस विद्रोह को मिटाने में। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उससे साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों की आसानी से के लिए कई कानून पारित किए। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और ये स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है और वह है सजाए मौत। तो इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने ये दमन का रास्ता अपनाया और विद्रोह को कुचलने के लिए किस प्रकार उन्होंने नया कानून बनाया। नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू किया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, अर्थात दिल्ली पर जिसका अधिकार होगा उसी का भारत पर अधिकार होगा। लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन ये मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ से जमकर हमले हुए, दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई और इसकी एक वजह यह भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली आ धमके। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों का एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिसके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में
फॉर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके की लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए कई नए हथकंडे अपनाए, जिसमें उन्होंने जमींदारों का आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों की ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम में नए भूभाग दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया। इसके बाद विद्रोह की छवि क्या थी? ये अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि जनता में और विश्व में कि विद्रोह के अंदर अंग्रेज सही थे और विद्रोही गलत थे। अंग्रेजों पर विद्रोही अत्याचार कर रहे थे, ये छवियों के द्वारा दर्शाना चाहते थे। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज इतना ही करेंगे।